नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट। वो घड़ी आ गई जिसका महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को इंतजार था। ईवीएम में कैद हो गया है ये राज कि इन दोनों राज्यों में अब की बार बनेगी किसकी सरकार। इसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे भास्कर न्यूज के एडिटर नेशनल अफेयर्स रविशंकर, मुंबई के ब्यूरो चीफ मनोज चंदेलिया और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अभिनव उपाध्याय, जिनकी हरियाणा में हुए मतदान पर नजर थी। वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए उनमें यही लगा कि एक बार फिर चलने जा रहा है मोदी मैजिक। हरियाणा में तो बीजेपी को बहुमत तक मिलता दिखाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुमत को लेकर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और सिर्फ एक ही एग्जिट पोल ऐसा है जो महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखा रहा है। इस पर करेंगे विस्तार से बात। तमाम चैनलों ने जो एग्जिट पोल आज दिखाए हैं उसमें क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, यह हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे भास्कर न्यूज के इस सुपर सर्वे में। जी हां, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। हालांकि वो महाराष्ट्र में बहुमत से थोड़ी दूर नजर आ रही है। दोनों राज्यों में मोदी का मैजिक फिर चलता दिख रहा है। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 145 सीटें चाहिए, वहीं हरियाणा की 90 सीटों में से 46 सीटों की जरूरत है। वोटिंग के दिन भी जारी रही बयानबाजी, एक दूसरे पर वार पलटवार। सबने ठोका सीएम बनने का दावा। अब की बार किसकी सरकार? महाराष्ट्र में वोटिंग दिन भर गहमा गहमी। नेताओं से अभिनेता, खास से आम जनता, सभी वोट डालते नजर आए। हालांकि शुरुआत में वोटिंग की स्पीड कुछ कम रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वोटिंग की गति भी बढ़ती गई। 288 सीटों के लिए 8.35 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शुरुआत में ही मतदान करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण थे। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र में कराद में अपना वोट डाला। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती में, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े ने मुंबई में और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनकी मां प्रतिभा पवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने आए नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त दिखे। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद जो बयानबाजी का आगाज हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग वाले दिन भी नेताओं ने एक दूसरे को पानी पीकर कोसा। वोट डालने आए उद्धव ठाकरे से जब मीडिया ने बात की तो उद्धव बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने लगे। जो सामान्य आम आदमी जो सबसे ताकतवर होता है, और उन्होंने ही जब नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा अपनी पहचान, उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसी सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है। कांग्रेस ने तो आलोचना की उस वक्त, आपको जानते हैं, कांग्रेस ने तो आलोचना की थी ये कौन है चाय वाला, लेकिन आम आदमी ने तय किया और उन्हीं के हाथों में पूरा देश दिया। तो यही ताकत, आम आदमी की ताकत इस चुनाव में भी चमत्कार दिखाई। बीजेपी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव धूम था तो विधानसभा चुनाव धूम 2 है। अब वोटिंग वाले दिन उद्धव कुछ बोलें और उस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ये कैसे हो सकता है? पुणे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव धूम था तो विधानसभा चुनाव सीक्वल धूम 2 है। देश में बिल्कुल एक माहौल बना है। आज लोग वोट डाल रहे हैं सुशासन के लिए। जो लोकसभा का उत्साह था उससे भी थोड़ा अधिक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, और इस उत्साह में लोग सुशासन के लिए वोट कर रहे। राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र खड़ा होगा। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था। 25 साल तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शिवसेना और बीजेपी अब एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। सवाल है कि क्या इस बार भी कांग्रेस का डंका बजेगा या फिर लोकसभा चुनाव जैसी तस्वीर महाराष्ट्र विधानसभा में फिर से देखने को मिलेगी। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी मोदी लहर पर सवारी करने की कोशिश में है, लिहाजा मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। खैर, ये तो 19 अक्टूबर के बाद पता चल जाएगा कि मोदी का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है या फिर यहाँ भी उपचुनाव की तरह बीजेपी को हार का स्वाद चखने पर मजबूर होना पड़ेगा।
तो 62% वोटिंग हुई है पूरे महाराष्ट्र में, यानी अच्छी खासी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एग्जिट पोल्स के जो अनुमान हैं वो भी अब हमारे सामने आ गए हैं और हम भास्कर न्यूज पर इस वक्त आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग चैनल्स का जो एग्जिट पोल है वो आखिर किस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले हम आपको एबीपी नेल्सन का एग्जिट पोल दिखाते हैं जो अनुमान लगाया गया। आपको बता दें ये फाइनल नतीजे नहीं है, 19 अक्टूबर को फाइनल नतीजे पता चलेंगे, लेकिन जो अनुमान है एबीपी नेल्सन का, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 127 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि शिवसेना के खाते में 77 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनसीपी को 34 सीटें मिल रही हैं, जबकि एमएनएस सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 13 सीटें उसके खाते में गई थी, लेकिन इस बार राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर हम पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करें तो बीजेपी और शिवसेना ये दोनों पार्टियां मिलकर तो बहुमत की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं सीधे तौर पर, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां पर सत्ता से दूर नजर आती है। रविशंकर, कैसे देखेंगे आप इस पूरी तस्वीर को? 145 सीटें चाहिए, काफी दूर नजर आ रही है बीजेपी, यानी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी, एबीपी नेल्सन का जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके मुताबिक। जी हाँ, एबीपी नेल्सन का जो एग्जिट पोल है वो तो कुछ सीटों की बात है, ये 145 चाहिए इनको जी, वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेंगे, इसके लिए उनको शिवसेना के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनका ये जो आकलन है बीजेपी का वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहा है। बेसिकली बीजेपी को इतना सीट मिल जाना अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है, मतलब मोदी का कमाल चल रहा है। बिल्कुल मोदी का मैजिक चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब हम जिक्र करेंगे न्यूज 24 और चाणक्य, टुडेज चाणक्य का जो सर्वे है जो कई बार काफी ऑथेंटिक साबित हुआ है, वो सर्वे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहता है। इस सर्वे की अगर हम बात करें, इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें, वहीं बीजेपी को 151 सीटें, यानी बहुमत से 5 सीटें ज्यादा। शिवसेना के खाते में सिर्फ और सिर्फ 71 सीटें और एनसीपी को सिर्फ और सिर्फ 28 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यह न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है, यानी इस एग्जिट पोल के नतीजे ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। रविशंकर हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, यानी इस हिसाब से तो देखा जाए तो मोदी और अमित शाह काफी हैं, किसी स्टेट लेवल लीडर्स की तो जरूरत ही नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी को, क्योंकि इन दोनों ने ही चुनावी रैलियां की, जमकर की, और मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है यही क्लियर नहीं था, उसके बावजूद भी ये स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जोड़ी एकदम बिल्कुल हिट है, हिट नहीं सुपर हिट है, और बिल्कुल यही कमाल दिख रहा है वहां। आप चाणक्य की बात कर रहे थे, अभी हाल में जितने भी चुनावी सर्वे हुए हैं या एग्जिट पोल्स हुआ है, चाणक्य बिल्कुल बैंग ऑन बिल्कुल सही थे। और चाणक्य को यदि कंसीडर करें तो लगता यही है कि बीजेपी शायद नहीं सरकार बनाने में सफल होगी, और बीजेपी को किसी भी मतलब गठबंधन की जरूरत नहीं, जो बार बार बीजेपी नहीं चाहती जोड़ तोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ की सरकार, वो वन पार्टी डोमिनेंस की जो बात है वर्चुअली वो मोदी और अमित शाह मिलके ये बिल्कुल देश में लाना चाह रहे हैं और शायद बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। रवि, आपको क्या लगता है अगर यही तस्वीर रही, बीजेपी के खाते में 151 सीटें चली गई, बहुमत से ज्यादा सीटें चली गई, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे के बीच रस्साकशी कुछ नजर आने वाली है क्या हमें आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अमित शाह मुंडे की जो बेटी हैं पंकजा उनकी तरफ, तो कहना ये होगा, हालांकि ये युवाओं की बात चल रही है, युवा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, दोनों ही युवा हैं। देवेंद्र काफी युवा तो हैं ही, अनुभवी भी हैं। जहां तक पंकजा की बात है तो वो एक सेंटिमेंट और उसमें काफी भविष्य तो जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि अल्टीमेटली किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो अब
19 तारीख को चुनाव के बाद ही पता 19 चलेगा। तारीख को पता चलेगा। बेहद दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव और जो नतीजे आने वाले हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होंगे, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इस बार बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस, ये 5 एंगल्स बन गए थे महाराष्ट्र के चुनाव के। और खास तौर पर अगर हम बात करें मतदान की, तो मतदान प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है। 62% लोगों ने महाराष्ट्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और खास बात यह रही कि बॉलीवुड के सितारे भी, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी अपने घरों से जमकर बाहर निकले और अपने मताधिकार का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि लोगों से भी कहा कि घरों से बाहर निकलो और वोट दो। और यही वजह है कि वोट परसेंटेज इस बार महाराष्ट्र में अच्छा रहा है। वोट दो, वोट दो, वोट दो। आप आए आज, वोट करें। मुंबईकर्स, कम ऑन, प्लीज स्टेप आउट देयर एंड वोट। हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। मत डालना जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वोटिंग का दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे। सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आप वोट करें। एक्चुअली ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हर आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज इस्तेमाल करना चाहिए। आप वोट दीजिए, आप अपनी सच्चाई मत लाइए कि आप वोट करें, प्लीज आप वोट करें। घर से निकले बॉलीवुड के सितारे, दबंग सलमान ने डाला वोट। अभिषेक, जया, रेखा पहुंचे वोटिंग बूथ, लोगों से की वोट देने की अपील। ये वो सितारे हैं जिनको आपने रियल लाइफ में कई किरदार निभाते देखा होगा, लेकिन यही सितारे रियल लाइफ में भी किसी से पीछे दिखाई नहीं दे रहे। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और जैसे जैसे दिन ढला, आम लोगों के साथ खास भी घरों से निकलते दिखाई दिए। अभिषेक बच्चन, सोनाली बेंद्रे, भाग्यश्री, रेखा, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, हेमा मालिनी, ईशा देओल, ये वो सितारे हैं जो एक एक करके वोटिंग बूथ पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभिषेक बच्चन हो, सोनाली बेंद्रे हो या फिर भाग्यश्री, हर कोई मीडिया के सामने आया और लोगों से घर से निकलने की अपील की। Come out, please vote like I just have and एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो, वोट दो, वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए। सितारों का बूथ पर पहुंचने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। शाम होते होते दबंग सलमान, रेखा, हेमा मालिनी, ईशा देओल और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने पहुंचे। हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करें। और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन इज वेल। हर कोई आके जो एलिजिबल है, जो आके वोट करे। महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल अपने चरम पर है। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच इन सितारों ने वोट डालकर आम लोगों को एक संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि लोग अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें। बॉलीवुड के छोटे बड़े तमाम फिल्मी सितारे मतदान करने तो आए, लेकिन कई फिल्मी सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील तो की, लेकिन वो खुद पोलिंग बूथ से नादारद रहे। कैमरामैन दिलीप पवार और फैजान खान के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और मनोज चंदेलिया हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अभिनव उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, रविशंकर हमारे साथ हैं और मनोज चंदेलिया के पास इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलेंगे। मनोज, हमने देखा इस बार भारी संख्या में जो फिल्मी सितारे हैं वो भी मतदान के लिए घरों से बाहर निकले और लोगों से भी अपील की। पूरा दिन कैसा रहा और किस तरह से इस बार फिल्मी सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में, जरा बताइए। जी वाकई में काफी सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं देश में तो जो है बॉलीवुड हस्तियां जो है सामने आती, लोगों से अपील करती वोटों के वोट की आप जाकर जो है मतदान करें। लेकिन जिस तरह से जिस दिन वोट होते हैं तो कुछ गिने चुने ही चेहरे जो है बॉलीवुड के दिखाई देते हैं। इतना बड़ा बॉलीवुड है, लेकिन जो है कई फिल्मी सितारे जो है अपने घरों में होते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है लगातार जो है अपील लोगों से जरूर करते, लेकिन घरों के बाहर निकल कर वोट करते हुए नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं बॉलीवुड यही एक सवाल उठता है कि बॉलीवुड लोगों को एक मैसेज जरूर देती है कि लोग जो है अपने वोटों का इस्तेमाल करें, लेकिन बॉलीवुड इस मामले में जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है पिछड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार तो काफी संख्या में
जो फिल्म स्टार्स थे, बड़े फिल्म स्टार्स थे, वो भी अपने घरों से बाहर निकले वोट देने के लिए। बहरहाल हम एक बार फिर हम रुख करेंगे तमाम न्यूज चैनल्स के जो एग्जिट पोल्स इस वक्त आ रहे हैं उसकी तरफ कि क्या तस्वीर मिलती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर का जो सर्वे है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 129 सीटें, शिवसेना के पास 56 सीटें, एमएनएस के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 43 सीटें और एनसीपी के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रवि, अगर इस एग्जिट पोल के अनुमानों की भी माने तो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार बना सकती है, कहा जा सकता है, जोड़ तोड़ अगर बहुत संभव हो जाए तो, क्योंकि 129 सीटें बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। बिल्कुल, अब तक हम लोगों ने 4 पोल सर्वे की बात की, एग्जिट पोल रिजल्ट्स की बात की हैं और सभी एग्जिट पोल रिजल्ट्स एक ही ओर इशारा कर रहा है, वो ये है कि बीजेपी विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, या ये कहें कि बहुमत की तरफ का अग्रसर है और सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल कामयाब हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये जो जोड़ी है जिसने जमकर रैलियों को संबोधित किया, उसका जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। मनोज चंदेलिया मुंबई से हमारे साथ बने हुए। मनोज, अब तो हम बात कर ही सकते हैं कि आखिर किस पार्टी के पक्ष में आपको हवा नजर आई, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार महाराष्ट्र के आप तमाम इलाकों का दौरा कर रहे थे, लोगों से, नेताओं से बात कर रहे थे, किस पार्टी के पक्ष में आपको हवा नजर आई? जी देखिए, वाकई में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसके चलते अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हवा ने जो है अलग रुख जो है महाराष्ट्र में इस बार जो है चुनाव की जिस तरह से हवा चली थी, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी एक नई हवा की जो है लहर दिखाई दी। लेकिन ये लहर किसके इस पर खुलकर जो है कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की लहर जो एक बार जो है फिर से शायद जो है महाराष्ट्र में दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 27 से ज्यादा जो है महाराष्ट्र के जो है गांव-गांव में सभाएं की थी, अब उस तरह की चर्चा हो रही कि कहीं ना कहीं ये एक फिर से जो है मोदी की लहर है। अगर ये मोदी की लहर नहीं होगी तो दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है शिवसेना, एक तरह से जो है दोनों ही पार्टियां शिवसेना और बीजेपी एक साथ रही, लेकिन अब जाकर जो इस चुनाव में जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या तो लोगों ने मोदी को सबसे ज्यादा पसंद किया है या फिर उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे की भी एक अपनी एक अलग छवि रही है महाराष्ट्र में, लोगों ने उन्हें लगातार सराहा। बाळासाहेब ठाकरे के निधन के बाद जो है महाराष्ट्र में एक पहला विधानसभा चुनाव है, तो हो सकता है कि जो है लोग अगर अपने घरों से बाहर निकले तो बाळा साहब को एक श्रद्धांजलि देने के लिए जो है अपने घर से बाहर निकले हो, उन्हें जो है शिवसेना को वोट दिया हो। लेकिन अभी तक जो है जिस तरह से हम लगातार कुल मिलाकर मनोज, बीजेपी और शिवसेना का पलड़ा आपको भारी नजर आया और बहुत हद तक जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाए जा रहे हैं तमाम चैनलों की तरफ से, वो भी इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी का पल्ला भारी है, लेकिन ज्यादातर लबोलुआब आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल्स का है वो ये है, ज्यादातर चैनल्स का, कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। और अब बात हरियाणा की, जहां वोटिंग ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य में 73% पोलिंग की खबर है, कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आई। इतनी ज्यादा वोटिंग को राजनीतिक पंडित सत्ता विरोधी लहर के रूप में देख रहे हैं। एग्जिट पोल कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान चली गोलियां, जमकर हुई तोड़फोड़, एक बच्चे की मौत, दर्जनों घायल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर चुनावी हिंसा हुई। दिन भर कहीं गोली तो कहीं तोड़फोड़, मारपीट तो कहीं झड़प और जोर आजमाइश होती रही। सिरसा से लेकर हिसार तक हिंसा। सिरसा से लेकर हिसार तक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच झड़पें हुई हैं। सिरसा में बीजेपी और आईएनएलडी के बीच झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें आईएनएलडी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। गोपाल कांडा पर भी मारपीट का आरोप। सिरसा में ही हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा और आईएनएलडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और झड़प हुई। गोपाल कांडा ने आईएनएलडी के उम्मीदवार मक्खन सिंगला के भाई को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद आईएनएलडी कार्यकर्ता भी भड़क उठे और उन्होंने गोपाल कांडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की। वहीं पलवल के नागल जाट गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चली गोलियां। बीजेपी ने आईएनएलडी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
बरवाला के नियाड़ा गांव में HJC और INLD समर्थकों में झड़प हुई। फर्जी वोटिंग करवाने को लेकर दोनों दलों के समर्थक भिड़े। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए और 7 बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। वोटिंग के दौरान मेवात में चली गोली। मेवात के नुहू में वोटिंग के दौरान इनेलो और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों के बीच झड़प के बाद गोली चली। जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हरियाणा का रण, 90 विधानसभा सीटें, 1351 उम्मीदवार, 109 महिला उम्मीदवार, 1,63,00,000 मतदाता। अब तक नेताओं ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। जो कल तक साथ थे वो इस चुनाव में त्योरियां कसते दिखाई दिए। पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा था। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी हरियाणा में किस हद तक सत्ता में आने की तैयारी में दिखी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को खुद 10 रैलियां हरियाणा में करनी पड़ी। वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी बूथ पर पहुंचे। वोट तो मैंने कई बार डाल दिया यहाँ पे अपनी सरकार के लिए। हाँ, आज तीसरी बार वोट डाला है विधानसभा के लिए। 3 बार तो मैं बन लिया, ये विधायक बन चुका हूँ। ये चौथा मेरा विधायक का इलेक्शन है। उससे पहले 4 बार मैं सांसद रहा हूँ। खैर, जनता ने तो अपना काम कर दिया। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन आखिर किसके सिर सजाती है जीत का ताज। देखना होगा कि मोदी की 10 रैलियां बीजेपी के लिए संजीवनी बनती हैं या फिर चौटाला का इमोशनल कार्ड काम आता है या फिर हुड्डा लगाएंगे जीत की हैट्रिक। मतदान के प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा की जनता ने जरूर हरियाणा को नंबर 1 रखा है, लेकिन मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाए हैं। बहरहाल मतदान हो चुका है और अब 19 तारीख को ही पता चलेगा कि हरियाणा के मतदाता किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाते हैं। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, नोएडा। और तमाम चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिखाया है उसमें क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, यह भी भास्कर न्यूज पर लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स रविशंकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ मनोज चंदेलिया मुंबई से और अभिनव उपाध्याय न्यूज रूम में बने हुए हैं। अभिनव, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने है, जमकर बंपर वोटिंग हुई है हरियाणा में, ये किस तरफ इशारा कर रही है? जी हाँ समीर, ज्यादा मतदान हुआ है निश्चित तौर पर, और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। लेकिन जिस तरह से आपने ये सवाल दागा है कि ज्यादा मतदान को किस तरीके से देखा जाए, तो आप भी पिछले कई सालों से कई इलेक्शन आपने कवर किए हुए हैं, देखा हुआ है कि ज्यादा मतदान जब भी होता है तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ मानकर चला जाता है कि ज्यादा मतदान जो है वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होता है, ऐसा अमूमन माना जाता है। यहाँ पर पिछले दिनों हम कवर करते रहे हरियाणा के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हमने अब की बार किसकी सरकार, भास्कर न्यूज का खास प्रोग्राम जो है, वहां पे जब हमने कवर किया है, लोगों से बात की है, नेताओं से बात की है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार जो कि पिछले 10 साल से लगातार काबिज है हरियाणा में, हुड्डा सरकार यहाँ पर कांग्रेस की चल रही है, कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार के खिलाफ जनता में एक रोष की भावना, एक विरोध की भावना हमने भी देखी है। और जिस तरह से हरियाणा में जो वोटिंग हुई है, जिस तरह से परसेंटेज गया है, करीब 73% के आसपास मतदान हुआ है, काफी अच्छा मतदान हुआ है, तो ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो इसे इसी बात से जोड़कर देख रहे हैं कि बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अभिनव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खतरे की घंटी। एग्जिट पोल्स के अनुमान जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, हरियाणा की तस्वीर क्या उभरती हुई नजर आ रही है, ये अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एबीपी निल्सन का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जिस बात का जिक्र अभिनव भी कर रहे थे। वहीं बीजेपी के खाते में 46 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है।
वहीं इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला की पार्टी को 29 सीटें मिल रही हैं। एचजेसी के खाते में यानी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। रवि, इस पूरी स्थिति को कैसे आंकेंगे आप? बीजेपी की तो सरकार बनती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन आईएनएलडी को 29 सीटें, इतने जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद, चौटाला के जेल में रहने के बावजूद। देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले बात तो आप जो अभी कह रहे थे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अब 10 सालों से हुडा सरकार से उब चुके हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वहां यदि देखा जाए तो फाइट जो था वो बीजेपी और आईएनएलडी के बीच ही था। इनफैक्ट जी वो इसलिए है कि बीजेपी कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बिल्कुल बैकग्राउंड पे चला गया है। लोग जो हैं वो एक नई सरकार चाहती हैं, और आप जो कह रहे हैं कि वो करप्शन केसेस में और ये ऐसा, उनका अपना एक जनाधार है जी। सबसे बड़ी बात यह है लोग अभी भी सेंटिमेंटली उनसे अटैच्ड हैं, पर्टिकुलरली जाट समुदाय जो है, और चूंकि अब वो जेल जा चुके हैं हाँ। इसलिए लोगों का एक तबका बहुत बड़ा, वहां मैं खुद भी हरियाणा गया था इलेक्शंस कवर करने, और मुझे लगा कि थोड़ी बहुत सहानुभूति चौटाला जी लेके जा रहे हैं। तो फाइट जो था वो बीजेपी भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद भी सहानुभूति की लहर 29 सीटें दिलाती हुई ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, उसको कैसी तस्वीर देख रहा है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें, बीजेपी के पास 52 सीटें क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है बीजेपी, अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए। वहीं आईएनएलडी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अदर्स को 5 सीटें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूज नेशन का जो एग्जिट पोल है वो क्या तस्वीर पेश कर रहा है। अगर हम न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 32 सीटें यानी बहुमत से काफी कम, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को आपको बता दें 19 सीटें और इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 26 सीटें। वहीं एचजेसी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का खाता नहीं खुला है, अदर्स के खाते में 15 सीटें। रवि, बहुत संक्षेप में आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, अगर यह स्थिति हुई तो क्या होगा? 32 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आती हैं तो ऑप्शन क्या बचेगा? कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, आईएनएलडी से रिश्ता टूट चुका है, एचजेसी सपोर्ट करेगी नहीं, होगा क्या फिर? देखिए बीजेपी बहुत अपबीट है, उनको लगता है कि चुनाव में उनकी जीत होगी, और यदि जीत से थोड़े बहुत इधर उधर रह जाती हैं तो वो मैनेज कर लेंगे। और मैनेज करने का कुछ पार्टियां जो अदर्स जो चुनाव जीत के आ रही हैं उनके भरोसे उन्होंने कुछ अपनी तो एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। उनको वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि हमारी बहुत सारे बीजेपी लीडर्स से भी बात हुई, हरियाणा में भी मैं गया, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं, वो उनके लीडर्स बिल्कुल इस बात से मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जीत नहीं रहे हैं। जो एक दो 3 4 5 सीटों की बात है वो मैनेज करने की स्थिति में है। लग तो यही रहा है। आप अभी 3 सर्वे की बात की है आपने, अब हम लोग सी वोटर्स की भी चर्चा करेंगे, उसमें भी यही बिल्कुल सी वोटर पर भी देख लेते हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो क्या तस्वीर पेश कर रहा है। अगर हम इस एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 15 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। आईएनएलडी के खाते में 28 सीटें और एचजेसी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और रवि, एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आ रहा है। कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी में हरियाणा से आते हैं, सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा के, वो कहीं नजर नहीं आते। यहां पर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर तरफ रैलियां करते हुए नजर आते हैं। यहां पर भी क्या इन्हीं दोनों की जो जोड़ी है वो जीत दिलाती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि लोकल लीडर तो कोई नजर ही नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां ये वीक लिंक है, बीजेपी का वीक लिंक है कि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा लीडर हरियाणा से नहीं आता। लेकिन इसके लिए भी तो रवि बीजेपी जिम्मेदार है, किसी को आगे नहीं बढ़ाया गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हालात ये है कि एक आदमी, किसी एक व्यक्ति को यदि वो प्रोजेक्ट करते तब भी वो जीतने वाले थे। इसलिए जीतने वाले थे कि मोदी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और मोदी की जो विकास की जो बात है, विकास का जो मंत्र है, उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है। लगता है लोगों को बहुत 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 इंप्रेस किया है इस मुद्दे ने। तो ये शाह और मोदी का जो गठजोड़ है, आप इसको कह लें, ये जो जोड़ी है वो कमाल दिखा रही है। आप यदि बीजेपी लीडर्स की बात, हरियाणा की बात करें,
तो वहां कोई लीडर ऐसा है नहीं, कोई सेकेंड रंग लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है। इसलिए कैप्टन अभिमन्यु की तरफ अमित शाह इशारा करते हैं कि नया जो मुख्यमंत्री होगा इस प्रदेश का वो कैप्टन अभिमन्यु होगा। देखने वाली बात यह है। लेकिन रवि, क्या यूपी के उपचुनावों से सबक ले लिया? यहां पर वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश कहीं देखी नहीं गई, इस तरह के कोई आरोप बीजेपी के नेताओं पर नहीं लगे, सबक ले लिया गया, सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें की गई जिसका फायदा भी होता नजर आ रहा है। बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। अभी अभी जो बाई इलेक्शंस में जो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी जी, उसमें कोशिश बीजेपी की ये थी कि पोलराइज किया जाए कॉमनली। वो बिल्कुल परास्त हो गए उस स्ट्रैटेजी में। उन्होंने तुरंत करेक्शन किया अपने स्ट्रैटेजी में, और वो इस पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन के ये हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं किया। शायद यही वजह है कि लोग फिर से इन बातों में आ गए हैं। बिल्कुल इसका फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो लबोलबाब तमाम चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं, जो अनुमान सामने आए हैं, वो बीजेपी को खुश कर देने वाले हैं। बीजेपी के लिए खुशखबरी है, अगर ये वाकई अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं 19 तारीख को, तो उस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहरहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।